हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज बीएनएसएस की जो मैं सीरीज़ है मेरी प्रिलिमिनरी की यूपीपीसीएसजे के लिए, उसकी नेक्स्ट वीडियो है। उसमें हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे अरेस्ट ऑफ ए पर्सन और अरेस्ट का प्रोसीजर क्या हो सकता है। तो बेसिकली सेक्शन 35 से लेके और इसमें 44 तक मैं कवर कराऊंगा। उसके बाद नेक्स्ट राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन वगैरह मैं आ जाऊँगा, लेकिन देखते हैं आज इस वीडियो में हम कितना कवर कर सकते हैं। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात करें तो सबसे पहला तो क्वेश्चन ये है कि किस सेक्शन में। तो अरेस्ट ऑफ पर्सन है सेक्शन 35। तो क्या होता है, व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पुलिस ऑफिसर में विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम मजिस्ट्रेट अरेस्ट एनी पर्सन। तो पुलिस ऑफिसर को कोई ज़रूरत नहीं है मजिस्ट्रेट से परमिशन लेने की। कब किसी को विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट वो अरेस्ट कर सकती है। अरेस्ट एनी पर्सन हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कर देता है, कॉग्निजेबल ऑफेंस ऐसा ऑफेंस होता है जिसमें पुलिस डायरेक्ट एफआईआर रजिस्टर कर सकती है और डायरेक्ट किसी को अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, हु कमिट्स कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर। ठीक है, या तो जब पुलिस प्रेजेंस हो, उसकी प्रेजेंस में ही, पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी ए ने कोई ऑफेंस किया और वो ऑफेंस ऐसा ऑफेंस था जो कॉग्निजेबल ऑफेंस था, तो पुलिस उस ए को डायरेक्ट अरेस्ट कर लेगी। इसे बोलते हैं पुलिस में अरेस्ट विदाउट परमिशन ऑफ द मजिस्ट्रेट and without warrant any person who has committed cognizable offence in presence of police officer। दूसरी कब कर सकती है, अगेंस्ट whom। जब कब कर सकती है, पहली सिचुएशन तो ये थी कॉग्निजेबल ऑफेंस कर दी, दूसरी थी अगेंस्ट whom रीजनेबल कंप्लेंट हैज़ बीन मेड, credible information has been received, reasonable suspicious exist that he has committed a cognizable offence punishable with imprisonment for term which may be less than 7 years विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर विद और विदाउट फाइन। तो आपने देखा होगा 3 साल से ऊपर जो कि 7 साल तक के ऑफेंस हो सकते हैं, विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर। 7 साल तक जितने भी ऑफेंस है पुलिस उसमें डायरेक्ट अरेस्ट कर सकती है किसी भी इंडिविजुअल को। कब, जब उसे रीजनेबल इन्फॉर्मेशन मिले, रीजनेबल कंप्लेंट उसके रिसीव हो, क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन उसको मिले, या रीजनेबल सस्पिशन एग्जिस्ट करता है दैट ही हैज़ कमिटेड अ कॉग्निजेबल ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच मे बी लेस देन 7 ईयर विच में एक्सटेंड टू 7 ईयर विद और विदाउट फाइन। इफ़ द फॉलोइंग कंडीशन सेटिस्फाइड। पहली कंडीशन क्या होगी, कब कर सकता है वो अरेस्ट हो, द पुलिस ऑफिसर हैज़ रीजन टू बिलीव ऑन द बेसिस ऑफ सच कंप्लेंट इन्फॉर्मेशन और सस्पिशन दैट सच पर्सन हैज़ कमिटेड ऑफेंस। तो पहली बात तो ये है कि पुलिस को लगता है कि भाई उस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस किया जिसमें 7 साल तक की, 3 साल से ऊपर है और 7 साल तक की सजा है और उसने कोई भी कॉग्निजेबल ऑफेंस किया तो वो उसे अरेस्ट कर लेगी। द पुलिस ऑफिसर इज सेटिस्फाइड दैट सच अरेस्ट इज नेसेसरी। दूसरा, उसे ये सेटिस्फाई करना होगा क्या, पुलिस ऑफिसर को, टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी ऑफ अरेस्ट। तो पुलिस क्यों अरेस्ट कर रही है, एक रीज़न उसका ये भी होता है क्योंकि उसे लगता है कि अगर मैं उसे अरेस्ट नहीं करूँगी तो ये फर्दर फिर से ऑफेंस कर देगा। तो टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी अदर ऑफेंस, अरेस्ट करना ज़रूरी है। फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करनी है उसके लिए ज़रूरी है। अगर सपोज करो कोई बंदा ऐसा है जिसने एक ऑफेंस कर दिया और पुलिस को लग रहा है कि वो दोबारा कोई ऑफेंस नहीं करेगा, तो जरूरी नहीं है कि उसे गिरफ्तार करें। लेकिन अगर पुलिस को लग रहा है कि यार इसने एक बार ऑफेंस किया फिर से ऑफेंस कर सकता है, तो टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कमिटिंग एनी फर्दर ऑफेंस उसको अरेस्ट कर सकती है। वैसे ही अगर सपोज करो किसी के एक के अगेंस्ट में एक्यूजिशन है कि उसने कोई भी ऑफेंस किया है और वो इन्वेस्टिगेशन में मदद भी नहीं कर रहा है, तो फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन पुलिस अरेस्ट कर सकती है। लेकिन अगर कोई ए जिसके अगेंस्ट में एक्यूजिशन है कि उसने कोई ऑफेंस किया और वो इन्वेस्टिगेशन में मदद कर रहा है, तो उसको अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। वो कब ज़रूरत है, फॉर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम कॉजिंग द एविडेंस ऑफ ऑफेंस टू डिसअपियर टेम्पररी। अगर पुलिस को लगता है कि किसी पर्सन ए जिसने कोई ऑफेंस किया, जिसके अगेंस्ट में एक्विजिशन है कि उसने ऑफेंस किया है, अगर उसे हम खुला छोड़ देंगे, अरेस्ट नहीं करेंगे, तो वो क्या करेगा, एविडेंस को डिसअपियर कर देगा या छेड़छाड़ करेगा एविडेंस, तो उसको अरेस्ट करना ज़रूरी है। टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस टू एनी पर्सन एक्विंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। तो बेसिकली अगर पुलिस को लगता है कि हम किसी एक को अरेस्ट करें और इसलिए अरेस्ट करें कि अगर उसे हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो वो क्या करेगा, कोई विटनेस है उसको इंड्यूसमेंट देगा, उसे लालच देगा कि भाई मेरे अगेंस्ट में आप एविडेंस मत दो या टेस्टिमनी मत दो, या फिर उसे थ्रेट देगा कि मेरे अगेंस्ट में अगर तूने एविडेंस दे दिया तो मैं तुझे सबक सिखा दूंगा। या उसके अलावा वो प्रॉमिस करता है कि अगर आप मेरे अगेंस्ट में एविडेंस नहीं दोगे ना तो मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ कि मैं आपको कुछ ना कुछ आपका फेवर करूँगा। तो टू प्रिवेंट सच पर्सन फ्रॉम मेकिंग एनी इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस, किसको, एक्वेंटेड विद द फैक्ट। एक्वेंटेड विद द फैक्ट बेसिकली जो विटनेस है ना, विटनेस ही होता है एक्वेंटेड विद द फैक्ट ऑफ द केस। तो विटनेस को वो कोई भी ए जिसके अगेंस्ट में एक्विजिशन है कि उसने ऑफेंस किया है, अगर इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रॉमिस कर सकता है तो पुलिस उस ए को अरेस्ट कर लेगी, और अगर नहीं करेगा तो नहीं करेगी। प्रेजेंस एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट वेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो सपोज करो एक ए है, उसके अगेंस्ट में एफआईआर रजिस्टर्ड हुई है,
तो ना तो एविडेंस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, ना विटनेस के साथ छेड़छाड़ कर रहा है, फर्दर भी कोई ऑफेंस नहीं कर रहा। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि कल को अगर जब ट्रायल में लेके जाएंगे उसको, इंक्वायरी में लेके जाएंगे या फिर इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उसको प्रोड्यूस करना होगा कि ये कोर्ट के सामने प्रोड्यूस कर पाएंगे इसको हम। एज अनलेस सच पर्सन इज अरेस्टेड हिज प्रेजेंस इन द कोर्ट व्हेन एवर रिक्वायर्ड कैन नॉट बी अश्योर्ड। तो ये एश्योरेंस नहीं है कि उसे हम प्रेजेंट कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, हो सकता है वो भाग जाए, एब्सकॉन्ड हो जाए। तो उस कंडीशन में उसकी प्रेजेंस सिक्योर करने के लिए भी पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है अगर उसने कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है तो। एंड पुलिस ऑफिसर शैल रिकॉर्ड वाइल मेकिंग सच अरेस्ट हिज रीज़न इन राइटिंग। तो बेसिकली इन सब करने के लिए पुलिस ऑफिसर जब उसकी प्रेजेंस सिक्योर करना चाह रहा है कि बेसिकली अगर उसे हम अरेस्ट नहीं करेंगे तो कोर्ट में नहीं आएगा, वो रीज़न लिखेगा। प्रोवाइजो प्रोवाइडेड, इसमें प्रोवाइजो देख लेते हैं। ई का प्रोवाइजो सेक्शन 35 के 2 के ई का प्रोवाइजो है, प्रोवाइड दैट ए पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केस वेयर अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज नॉट रिक्वायर्ड अंडर दिस प्रोविजन ऑफ दिस सबसेक्शन रिकॉर्ड द रीज़न। तो अगर किसी को अरेस्ट कर रहा है तब भी पुलिस ऑफिसर को रीज़न लिखना पड़ेगा। अगर किसी को अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब कि वो विटनेस के साथ छेड़छाड़ भी नहीं करेगा, वो भागेगा भी नहीं, उसकी प्रेजेंस भी हम सिक्योर कर सकते हैं, वो दोबारा कोई ऑफेंस भी नहीं करेगा और उसे हमें अरेस्ट करने की ज़रूरत नहीं, तो उसका भी रीज़न लिखना पड़ेगा। प्रोवाइजो बोलता है प्रोवाइड दैट पुलिस ऑफिसर सेल इन ऑल केसेज वेयर द अरेस्ट ऑफ ए पर्सन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। तो जब नॉट रिक्वायर्ड है तब भी आपको रीज़न लिखना पड़ेगा। अब देख लेते हैं सेक्शन 35 सब क्लोज 2। सब्जेक्ट टू प्रोविजन ऑफ सेक्शन 39 नो पर्सन शैल बी अरेस्टेड इन नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। तो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में हम किसी को अरेस्ट नहीं करेंगे, उसका प्रोसीजर 39 में दिया हुआ है। कब करेंगे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में? तो बेसिकली पहले तो आप यही समझ लो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है, कॉग्निजेंस का मतलब बेसिकली होता है टू टेक नोटिस, तो जिसमें पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट किसी कॉग्निजेंस लेके किसी को अरेस्ट कर सकता है, एफआईआर रजिस्टर्ड कर सकता है, उसे बोलते हैं कॉग्निजेबल ऑफेंस। लेकिन जिसमें पुलिस ऑफिसर डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, एफआईआर रजिस्टर्ड नहीं कर सकता, पहले पुलिस ऑफिसर को परमिशन लेनी पड़ेगी मजिस्ट्रेट को, उसे बोलते हैं नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। अब सेक्शन 35 का सब क्लोज 2 बोलता है कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती विदाउट वारंट और ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट। तो मैंने जैसा कि आपको बताया नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस किसी को अरेस्ट नहीं कर सकती जब तक कि पुलिस के पास कोई अरेस्ट वारंट ना हो या फिर मजिस्ट्रेट से उसने परमिशन ना ली हो। इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 39, वो हम बाद में देखेंगे। तो बेसिकली सेक्शन 35 सब क्लोज 2 बोलता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अरेस्ट नहीं कर सकती। कब अरेस्ट कर सकती है? या तो उसके पास अरेस्ट वारंट हो या फिर मजिस्ट्रेट की परमिशन हो। ठीक है, उसके अलावा 35 सब क्लोज 3 देख लेते हैं, जो नोटिस की बात कर रहे हैं। अब सेक्शन 35(3) जब हम पढ़ रहे हैं तो हमें याद करना चाहिए सीआरपीसी का सेक्शन 41A था जो नोटिस की बात करता था वो सेक्शन, वो अब सेक्शन 35 सब क्लोज 3 में ऐड कर दिया है। तो नोटिस की बात करें तो पुलिस ऑफिसर इन कॉग्निजेबल केस जहाँ की अरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड टू अपीयर बिफोर हिम नोटिस इशू करेगा। तो जब पुलिस ऑफिसर को लगता है कि किसी पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है और उसकी अरेस्ट ज़रूरी नहीं है, उसको अरेस्ट करके ही मेरे सामने लाया जाए पुलिस ऑफिसर, तो पुलिस ऑफिसर क्या करेगा, उस पर्सन को एक नोटिस इशू कर देगा कि भैया आपके अगेंस्ट में एफआईआर हुई है और आप आओ और प्लीज़ हमारी इन्वेस्टिगेशन मदद करो, हम आपके बयान लेना चाहते हैं, आपसे कोई भी एविडेंस लेना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में सेक्शन 35(3) में नोटिस दिया हुआ है। कॉग्निजेबल केस है, अरेस्ट नॉट रिक्वायर्ड और पुलिस ऑफिसर चाहता है कि मेरे सामने कोई बंदा प्रोड्यूस हो, तो सेक्शन 35(3) में उसको एक नोटिस इशू करेगा। पहले ये नोटिस, फिर बता रहा हूँ, सेक्शन 41A में होता था सीआरपीसी में, अब सेक्शन 35(3) में ये नोटिस होता है। उसके अलावा बात करते हैं सेक्शन 35 सब क्लोज 4 की। इफ़ नोटिस इज इशूड इट्स एल ड्यूटी ऑफ द पर्सन टू कंप्लाई विद नोटिस अगेंस्ट ऑफ नोटिस इशू। तो सपोज करो किसी को कोई नोटिस मिलता है सेक्शन 35(3) का, तो सेक्शन 35 सब क्लोज 4 बोलते हैं कि इट्स एल बी ड्यूटी। तो अब आपको नोटिस मिला है, अगर एक को कोई नोटिस मिला है कि उसको पुलिस के सामने अपीयर होना है क्योंकि उसे नोटिस मिला है, क्योंकि पुलिस को लगता है कि उसने कोई ऑफेंस किया है, तो उसे अरेस्ट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हम नोटिस दे देते हैं, उसको बुला लेते हैं और उसके बयान दर्ज कर लेंगे, अपना घर चला जाएगा वो। तो बेसिकली सेक्शन 35 सब क्लोज 3 की बात हम कर रहे हैं। तो बेसिकली जब किसी को सेक्शन 35 सब क्लोज 3 का नोटिस मिला है तो 35 सब क्लोज 4 बोलता है कि उसको अपीयर होना ही पड़ेगा कोर्ट, उस पुलिस ऑफिसर के सामने। अब बात करते हैं सेक्शन 35 सब क्लोज 5 की। इफ पर्सन कंप्लाई और कंटिन्यू टू कंप्लाई ही शैल नॉट बी अरेस्टेड अनलेस पुलिस ऑफिसर। तो अगर सेक्शन 35 सब क्लोज 3 के नोटिस का कोई कंप्लाइंस कर रहा है तो उसको हम अरेस्ट नहीं करेंगे। कब अरेस्ट कर सकते हैं? लेकिन अरेस्ट कर सकते हैं। सेक्शन 35(3) में नोटिस इशू हुआ, सेक्शन 35 सब क्लोज 4 ने बोल दिया कि उसको अपीयर होना ज़रूरी है। सेक्शन 35 सब क्लोज 5 बोल रहा है कि अगर वो पुलिस ऑफिसर के सामने अपीयर हो रहा है तो पुलिस उसको अरेस्ट करेगी नहीं, लेकिन उस कंडीशन में भी वो अपीयर अगर हो रहा है उसको अरेस्ट कर सकती है। अगर नोटिस के कंप्लाइंस कर रहा है तब भी वो अरेस्ट कर सकती है। कब? अनलेस पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन दैट
पर्सन ought टू बी अरेस्टेड। अगर पुलिस ऑफिसर को लगता है कि उसे अरेस्ट करना चाहिए तो कर सकती है। तो जब हम सेक्शन 35 सब क्लोज 3 पढ़ते हैं तो नोटिस की बात होती है, तो हमें अगर लगता है ना कि सेक्शन 35 सब क्लोज 3 का नोटिस किसी को मिला है तो पुलिस उसे अरेस्ट नहीं करेगी, उसे अरेस्ट कर सकती है। सिर्फ एक वर्ड दे दिया है, देखो सेक्शन 35 सब क्लोज 5 में, इफ पर्सन कंप्लाई और कंटिन्यूज टू कंप्लाई ही शैल नॉट बी अरेस्टेड अनलेस पुलिस ऑफिसर इज ऑफ ओपिनियन द पर्सन ought टू बी अरेस्टेड। तो बेसिकली एक वर्ड ऐड कर दिया अनलेस पुलिस ऑफिसर। तो पुलिस ऑफिसर को अगर लग रहा है क्योंकि बंदा नोटिस देने के बाद आ भी रहा है मेरे सामने, तब भी उसको वो अरेस्ट कर सकती है। ठीक है, ये याद रखना। दोनों चीज़ें, इसके कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। 35(3) बोलता है कि आपको नोटिस मिला है तो आपको जाओ, अपने बयान दर्ज कराओ, घर आ जाओ। लेकिन अगर पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि नहीं भैया इसके नोटिस दर्ज करने से, नोटिस देके बयान दर्ज करने से काम नहीं चलेगा, इसको तो अरेस्ट करना पड़ेगा, तो उस पुलिस आपको या ए को अरेस्ट भी कर सकती है। अब बात करते हैं सेक्शन 35 सब क्लोज 6 की। वेर एनी पर्सन एट एनी टाइम फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ नोटिस और अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, the police officer may, subject to such order as may have been passed by competent court in this behalf, arrest him for offence mentioned in notice। तो बेसिकली अगर सेक्शन 35 सब क्लोज 3 के नोटिस का आपने कंप्लाइंस नहीं किया तो सेक्शन 35 सब क्लोज 6 बोलता है कि अगर फेल्स टू कंप्लाई विद द टर्म्स ऑफ द नोटिस, अनविलिंग टू आइडेंटिफाई हिमसेल्फ, तो पुलिस आपको अरेस्ट कर लेगी। तो अगर आपको 35, अगर ए को 35 सब क्लोज 3 का नोटिस मिला है और वो पुलिस के सामने अपीयर नहीं हो रहा है तो सेक्शन 35 सब क्लोज 6 बोल रहा है कि पुलिस उसको अरेस्ट कर लेगी। उसके अलावा बात करते हैं सेक्शन 35 सब क्लोज 7 की। अब ये नया प्रोविज़न ऐड हुआ है तो ये मैंडेटरी है, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत ही ज़रूरी है। नो अरेस्ट शैल बी मेड विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ एन ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ DSP। तो एक हम डायरेक्ट किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। कब? इन केस ऑफ एन ऑफेंस विच इज़ पनिशेबल फॉर इम्प्रिजनमेंट ऑफ लेस देन 3 ईयर, जहाँ ऑफेंस 3 साल से, जहाँ ऑफेंस की पनिशमेंट 3 साल से नीचे है। सपोज करो ए के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हुई, लेकिन उस FIR में जो ऑफेंस है उसकी जो पनिशमेंट है 3 साल से नीचे तक की है, तो पुलिस उस ए को डायरेक्ट अरेस्ट कर ही नहीं सकती। सेक्शन 35 सब क्लोज 7 में वो पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है? उससे परमिशन लेनी पड़ेगी, विदाउट प्रायर परमिशन ऑफ DSP। तो ये बोलते हैं DSP की परमिशन के बिना पुलिस ऐसे ऑफेंस में जिसमें FIR रजिस्टर्ड हुई है और जहां पनिशमेंट 3 साल से नीचे है अरेस्ट कर ही नहीं सकती है, उसे परमिशन लेनी पड़ेगी DSP की। और सच पर्सन इनफेम, या पर्सन वो पागल हो या मेंटल स्टेटस को उसका खराब हो या फिर अबव 60 ईयर्स ऑफ एज। तो सेक्शन 35 सब क्लोज 7 नया प्रोविजन ऐड हुआ है। ये बोलता है कि सपोज करो एक ए है, उसके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हुई है और FIR रजिस्टर्ड हुई है, उस ऑफेंस की जो पनिशमेंट है 3 साल तक की है, तो पुलिस उस ए को जाके डायरेक्ट अरेस्ट कर ही नहीं सकती, उसे पहले DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी। अब सपोज करो किसी ऐसे पर्सन के अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हुई है जहाँ पे वो पर्सन इनफिर्म है, मतलब उसकी मेंटल स्टेटस ठीक नहीं है, तो उस पर्सन को भी डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, उसके लिए भी DSP की परमिशन लेनी पड़ेगी। या सपोज करो एक पर्सन है जिसके अगेंस्ट में FIR रजिस्टर्ड हुई है और उस पर्सन की जो एज है 60 ईयर उससे ज़्यादा है, तो उस कंडीशन में भी पुलिस उसको डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। तो सेक्शन 35 सब क्लोज 7 में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि डायरेक्ट देख लेना कि 3 साल से नीचे के ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती, उसे बेसिकली DSP की परमिशन चाहिए। और अगर कोई पर्सन इनफिर्म है, सच पर्सन इज इनफिर्म और अबव 60 ईयर ऑफ एज, तब भी पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती। अब बात कर लेते हैं प्रोसीजर ऑफ अरेस्ट एंड ड्यूटीज ऑफ ऑफिसर मेकिंग अरेस्ट। एवरी पुलिस ऑफिसर वाइल मेकिंग एन अरेस्ट सेल बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम एंड विच विल फैसिलिटेट ईजी आइडेंटिफिकेशन। तो सेक्शन 35(6) की बोलता है कि भैया जब कोई बंदा अरेस्ट करने जा रहा है, कोई पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करने जा रहा है, तो उसे ऐसी चीज, मतलब उसे अपनी जो आइडेंटिफिकेशन है ना उसे बतानी पड़ेगी। उसे मतलब कहते हैं ना बैज वगैरह पहना है, उसका नाम लिखा हुआ है, तो उसे बताना पड़ेगा कि हु इज़ ही और हाउ ही हैव गॉट द अथॉरिटी टू अरेस्ट। तो उसे बेसिकली बियर एन एक्यूरेट विजिबल एंड क्लियर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हिज नेम विच विल फैसिलिटेट इज ईजी आइडेंटिफिकेशन। वो उसके अलावा क्या करेगा? पहली बात तो उसके ऐसा बैज वगैरह पहन। दूसरी बात उसे क्या करना पड़ेगा? उसे एक मेमोरेंडम बनाना पड़ेगा। मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जिसे बोलते हैं, प्रिपेयर अ मेमोरेंडम। मतलब किसी को पुलिस अरेस्ट करने जाती है तो मेमोरेंडम बनाती है और उस मेमोरेंडम को वो अटेस्ट करवाएगा, मतलब साइन करवाएगा। किससे? बाय एटलीस्ट वन विटनेस हु इज़ मेंबर ऑफ फैमिली, रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी वेयर अरेस्ट इज मेड। तो बेसिकली जब पुलिस किसी को अरेस्ट करने जा रही है तो पहली बात तो उसे बैज वगैरह पहनना पड़ेगा, दूसरा उसे मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट तैयार करना पड़ेगा। और उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को पुलिस किससे साइन करवाएगी? मेंबर ऑफ फैमिली ऑफ दैट पर्सन
टू हुम द पुलिस इज़ अरेस्टिंग, या फिर जिसका जो अगर सपोज करो उसके फैमिली का कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो किसी रेस्पेक्टेबल मेंबर लोकेलिटी का उससे वो उसको साइन करवा लेगी, तो इसे बोलते हैं अटेस्ट करवा लेगी पुलिस इस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को। और उसके अलावा काउंटर साइन द पर्सन, और उसके अलावा उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रही है उससे भी काउंटर साइन करवाएगी। मतलब पहले सपोज करो ए को पुलिस अरेस्ट करने जा रही है तो सेक्शन 36B के अकॉर्डिंग वो मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट जरूर प्रिपेयर करेगी, उस मेमोरेंडम ऑफ अरेस्ट को बेसिकली साइन करवाएगी उसके फैमिली मेंबर से। अब सपोज करो उस ए का फैमिली कोई मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करवा लेगी, रेस्पेक्टेबल मेंबर ऑफ लोकेलिटी से साइन करवा लेगी। उसके अलावा क्या करवाएगी, उस जो पर्सन जिस ए को अरेस्ट करने जा रही है पुलिस उससे भी काउंटर साइन करवाएगी। उसके अलावा इन्फॉर्म करना पड़ेगा, सेक्शन 36C बोलता है इन्फॉर्म द पर्सन, सेक्शन 36(1)(c) टू इन्फॉर्म द पर्सन अरेस्टेड अनलेस मेमोरेंडम इज अटेस्टेड बाय ए फैमिली मेंबर दैट ही हैज़ राइट टू हैव रिलेटिव और फ्रेंड और एनी अदर पर्सन नेम्ड बाय हिम टू बी इन्फॉर्म ऑफ हिज अरेस्ट। तो बेसिकली पुलिस ऑफिसर को अगर लगता है कि कोई फैमिली मेंबर प्रेजेंट नहीं है तो वो क्या करेगी, उस पर्सन को जिसको वो अरेस्ट करने जा रही है वो उसको इन्फॉर्म करेगी, भैया आपके पास पूरा राइट है कि आप अपने किसी रिलेटिव को बता दो कि मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है, या किसी फ्रेंड को बता दो मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है, और किसी अदर पर्सन को आप बता दो मेरे को अरेस्ट किया जा रहा है, टू बी इन्फॉर्म हिज अरेस्ट। तो ठीक है। उसके अलावा सेक्शन 37 देख लेते हैं, डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर। तो जैसे मैंने बताया था ना सेक्शन 35 सब क्लोज 7 नया ऐड हुआ है, ऐसी सेक्शन 37 नया प्रोविजन ऐड हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, शैल एस्टेब्लिश ए पुलिस कंट्रोल रूम एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट लेवल। तो स्टेट गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक पुलिस कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश करेगी, और उसमें एक पर्सन को डेजिग्नेट कर देगी पुलिस ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो ये याद करने वाली चीज़ है कि जो डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर है उसकी रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होगी, और पुलिस कंट्रोल रूम जो इस्टेब्लिश होगा वो स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, स्टेट गवर्नमेंट उसको इस्टेब्लिश करेगी। तो डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर की रैंक सब इंस्पेक्टर से नीचे नहीं होगी। टू मेंटेन इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंडर्स, तो उसमें डेजिग्नेट पुलिस ऑफिसर जो ये अपॉइंट होगा, नया जो पोस्ट क्रिएट की जाएगी, उसका काम क्या होगा, वो मेंटेन करेगा इन्फॉर्मेशन किसकी, ऑफेंडर्स की, जितने भी ऑफेंडर है, विच सेल्फ प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड इन एनी मैनर इंक्लूडिंग इन डिजिटल मोड। तो बेसिकली इस डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर का काम क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट या स्टेट लेवल पे जो पुलिस कंट्रोल रूम है उसमें जितने भी ऑफेंडर है उसकी जो इन्फॉर्मेशन है उसको वो क्या करेगा, डिस्प्ले करवाएगा, उसकी जो इन्फॉर्मेशन उसको मेंटेन करके रखेगा, और उसको क्या करेगा, डिजिटल मोड इन एनी पुलिस स्टेशन और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। तो इस जो इन्फॉर्मेशन को कहाँ रखा जाएगा, पुलिस स्टेशन में आप जाके देख सकते हो, या फिर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे। ऐसा किस लिए, ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करने के लिए ये प्रोविज़न ऐड किया गया है। तो अभी नया जो प्रोविज़न ऐड किया गया है उसके अकॉर्डिंग एक डेजिग्नेटेड पुलिस ऑफिसर होगा, किस सेक्शन में होगा, सेक्शन 37 में, और वो क्या करेगा, जितने भी ऑफेंडर है उनकी इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करेगा, और उस इन्फॉर्मेशन को मेंटेन करने के बाद वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन पे क्या करेगा, पुलिस स्टेशन पे, हर पुलिस स्टेशन पे या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे वो डिस्प्ले करेगा डिजिटल मोड में। ठीक है। उसके अलावा देख लेते हैं सेक्शन 38, राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन दो नॉट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। तो सेक्शन 38 राइट ऑफ अरेस्टेड पर्सन बताता है कि जब किसी को अरेस्ट किया जाता है तो पुलिस इसे इन्फॉर्म करेगी कि सेक्शन 38 के अकॉर्डिंग आपके पास पूरा का पूरा राइट है कि आप किसी भी एडवोकेट से आप अपनी जो एडवोकेट है उसकी सलाह ले सकते हो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। इसमें लास्ट लिखा दो नोट थ्रू आउट द इंटरोगेशन। ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि जब इन्वेस्टिगेशन चल रही है तो आप अपने जो वकील है उसकी सलाह ले सकते हो, एडवोकेट की सलाह ले सकते हो। लेकिन थ्रू आउट द इन्वेस्टिगेशन का मतलब है कि आप सपोज करो 90 दिन इन्वेस्टिगेशन चलती है, तो 90 के 90 दिन आपके साथ एडवोकेट बैठा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो पुलिस के भी कुछ काम होते हैं जो पुलिस को करने पड़ते हैं, वो पुलिस अपना करेगी। आप सिर्फ सलाह ले सकते हो कि आपके अगेंस्ट में कुछ गलत ना हो जाए। जैसे अगर आप सपोज करो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 पढ़ोगे तो आर्टिकल 20 सब क्लोज 3 बोलता है सेल्फ इंक्रिमिनेटरी एविडेंस। तो आपको आपका एडवोकेट बताएगा कि आप बाउंड ही नहीं हो, आप इवन अगर पुलिस के सामने हम कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो रिलेवेंट हो सकती है लेकिन एडमिशेबल नहीं होती, हम सबको पता है। तो इसलिए सपोज सेक्शन 38 ने स्पेसिफिक राइट दिया कि जिस पर्सन को अरेस्ट करके जा रहा है कि पुलिस लेके जा रही है तो उस पर्सन को बेसिकली उसके पास राइट है मीट टू एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन। तो ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन वो कोई एडवोकेट अपनी चॉइस का हायर कर सकता है बेसिकली सब, ठीक है, ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन। उसके अलावा अरेस्ट ऑन रिफ्यूज़ल टू गिव नेम। तो जैसे हमने देखा था सेक्शन 35, तो सेक्शन 35 बोलता था कि सिर्फ कॉग्निजेबल ऑफेंस पे पुलिस अरेस्ट कर सकती है। अब नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे पुलिस कब अरेस्ट कर सकती है, सेक्शन 39 में लिखा हुआ है। तो कब अरेस्ट कर सकती है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस पे पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती विदाउट वारंट या विदाउट परमिशन ऑफ मजिस्ट्रेट। लेकिन उसमें इसका एक एक्सेप्शन है सेक्शन 39। सेक्शन 39 बोलता है कि सपोज करो किसी पुलिस ऑफिसर की प्रेजेंस में किसी पर्सन ने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया है, तो सेक्शन 35 तो बोलता है कि उसे पुलिस अरेस्ट कर ही नहीं सकती। लेकिन सपोज करो उस पर्सन ने कोई ऑफेंस कर दिया और पुलिस उससे उसका नाम पूछ रही है, रेजिडेंस पूछ रही है,
और वो नहीं बता रहा अपना नाम और रेजिडेंस, तो पुलिस उसको अरेस्ट कर सकती है। पर्सन कमिटेड नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस इन प्रेजेंस ऑफ पुलिस ऑफिसर, रिफ्यूज ऑन डिमांड ऑफ पुलिस ऑफिसर टू गिव नेम एंड रेजिडेंस। सेक्शन 39(2) व्हेन नेम एंड रेजिडेंस इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन शैल बी रिलीज ऑन बॉन्ड और बेल बॉन्ड। तो बेसिकली प्रोवाइजो नॉन रेजिडेंट बेल शैल बी सिक्योर्ड बाय सिक्योरिटी रेजिडेंट फ्रॉम इंडिया। तो सेक्शन 39 एक एक्सेप्शन है इस चीज़ का कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकती है। पुलिस डायरेक्ट अरेस्ट कब कर सकती है? अगर वो पर्सन अपना नाम और रेजिडेंस ना बताए, उस कंडीशन में भी उसको हम छोड़ देंगे सेक्शन 39 सब क्लोज 2 के अकॉर्डिंग, अगर वो अपना नाम और रेजिडेंस बता रहा है या फिर बेल बॉन्ड वगैरह दे रहा है। ठीक है, अब प्रोवाइजो एक ऐड हुआ है। प्रोवाइजो बोलता है कि एक ऐसे पर्सन ने कोई ऑफेंस किया है जो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है और वो ऑफेंस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो पुलिस उसे डायरेक्ट तो अरेस्ट कर नहीं सकती थी। लेकिन पुलिस ने क्या किया, उसका नाम और रेजिडेंस पूछा, उसने नहीं बताया, तो पुलिस ने उसे अरेस्ट कर लिया। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में भी कर सकती है। अब क्या होता है, उसको अगर छुटना है सेक्शन 39 सब क्लोज 2 में, बॉन्ड देना है, श्योरिटी देनी है, तो उसको इंडियन श्योरिटी देनी पड़ेगी, सिक्योर्ड बाय श्योरिटी रेजिडेंट ऑफ इंडिया। सेक्शन 39(3) इफ विद इन 24 आवर्स ट्रू नेम और रेजिडेंट कैन नॉट बी ऑब्टेन देन प्रोड्यूस। अगर 24 आवर के अंदर उसका नेम एंड रेजिडेंस हम पता नहीं लगा सकते 39 के अकॉर्डिंग, जो जिसने नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस किया, जिसमें डायरेक्ट अरेस्ट नहीं कर सकते थे, लेकिन क्योंकि वो नाम और रेजिडेंस नहीं बता रहा है इसलिए उसका अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसे हम क्या करेंगे, बेसिकली 39 सब क्लोज 3 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर उसे ले जाएगा और मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है दोस्तों। ऐसी इसके बाद सेक्शन 40 है अरेस्ट बाय प्राइवेट पर्सन ऑन प्रोसीजर ऑन सच अरेस्ट। ये मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, तो पहले आप इस वीडियो को प्लीज़ ढंग से देख लो एक बार, इसमें सारे पॉइंट मैंने कवर कराए हैं। प्लीज़ शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और जो इसकी सीरीज़ चल रही है उसकी सारी वीडियो आप प्लीज़ देख लो अगर आपको BNSS कवर करनी है। ठीक है, एक एक पॉइंट मैं कवर करा दूँगा इसमें, इवन मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी कवर हो जाएगा अगर आप पढ़ोगे तो। थैंक यू।